तो आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है, बैंक्स नीचे जा रहा है। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं विनीत सांबरे हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। विनीत, सब जानते हैं प्रॉब्लम्स क्या है, तो विदाउट गेटिंग इनटू द इश्यूज एंड द चैलेंजेस, आइए बात करते हैं कि इन चैलेंजेस की वजह से मार्केट का शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म मार्केट आउटलुक कैसे बदला है। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के दिन में सवाल है। सारे निवेशक थोड़े से कंफ्यूज्ड है। मार्केट भी करेक्शन आया है, हमने देखा है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में ज़्यादा आया है, लार्ज कैप में थोड़ा कम आया, बट मार्केट ओवरऑल करेक्ट हुआ है। और ये जो नई स्थिति पैदा हुई है, जियो पॉलिटिकल रिस्क, इससे ऐसा मेरा मानना है कि अस्थिरता थोड़ी बनी रहेगी। इसके कारण जो रिस्क बढ़ रही है वो ये है कि कमोडिटीज की बहुत बड़ी रिस्क है, जिसके चलते यदि ऑयल प्राइस और एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए, सप्लाई चेन जो हम सोच रहे थे कि इश्यूज रिजॉल्व होंगे वो शायद और एक्सटेंड हो जाए रिजॉल्व होना। तो ये सब के चलते ऐसा मानना है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बने रहेंगे, सप्लाई शॉर्टेजेस बनी रहेंगी। हम ऑलरेडी ये क्वार्टर में देख चुके हैं कि डिमांड मोमेंटम जो है वो स्लो हो चुका है। और आगे भी यदि ऐसा ही इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट रहा तो हो सकता है कि जो हम इन्फ्लेशन रिस्क की बात करें तो हम डिमांड रिस्क की बात करने लग जाएं। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ये रिस्क है। लॉन्ग टर्म का हमारा व्यू चेंज हुआ नहीं है निकुंज, बिकॉज जो हम अपने कंट्री की बात करें तो जो एक पिक्चर हम ये देख रहे हैं कि कोरोना के काल के पहले हमारी ग्रोथ डिसलरेट हो रही थी। इकोनॉमी में काफ़ी सारे ऐसे रिफॉर्म्स हुए थे जिनके कारण इकोनॉमी क्लिनजिंग की तरफ गई, ठीक ठाक करने में ज़्यादा रिफॉर्म्स गए, जैसे कि डीमॉन देखें या बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स देखें। अब जो है, अब कई सारे रिफॉर्म्स जो आए हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड रिफॉर्म्स हैं, जो अपने लॉन्ग टर्म के आउटलुक को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। आई थिंक इंडिया ऐसी कंट्री रहेगी जहाँ पे दुनिया के मुकाबले सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल और वाइडर सेक्टर्स में रहने की चांसेस खूब अच्छे हैं। तो हम हमारा लॉन्ग टर्म का आउटलुक बहुत ज़्यादा खराब नहीं हो रहा है। ये जैसे ही टेंशंस, जियो पॉलिटिकल टेंशंस कम हो जाएंगी, मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम बढ़ना चाहिए। तो विनीत, मार्केट एक फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म है। हम कहते हैं दैट मार्केट्स में हमेशा रियर व्यू ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। जो हो चुका है वो सबको पता है, मगर जो होने वाला होता है मार्केट उस पर एक्ट और रिएक्ट करता है। तो इन्फ्लेशन वापस आ चुकी है, मार्जिन प्रेशर्स दिख रहे हैं। क्या आपको लगता है मार्केट्स इस बात को ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहा है? सो मेरा ऐसा मानना है, जैसे कल हमने देखा जीडीपी के नंबर्स आए हैं और जीडीपी के नंबर्स भी रिवाइज डाउन हुए हैं। जो सीएसओ के एस्टिमेट्स से उनको थोड़ा सा रिवाइज डाउन किया है। और ये क्वार्टर के भी हम रिजल्ट देखें तो आई थिंक ये क्वार्टर के रिजल्ट के बाद कई सारे ब्रोकिंग हाउसेस ने अपने FY23 के नंबर्स हल्के से रिवाइज किए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मुझे नहीं लगता कि डिमांड मोमेंटम का जो पूरा इम्पैक्ट रहेगा इन्फ्लेशन के कारण, या मार्जिन प्रेशर का जो पूरा इम्पैक्ट रहेगा, वो पूरी तरीके से हम इसको फैक्टर कर चुके हैं। ऐसा हो सकता है कि यदि इस तरह का माहौल चलता रहे, एक दो क्वार्टर एक्सटेंड हो जाए, तो अर्निंग्स ग्रोथ जो एस्टिमेट करते हैं लोग उसमें और भी गिरावट आ सकती है। तो आई थिंक मार्केट्स और मार्केट्स की वैल्यूएशंस यदि हम देखें तो ये जो 25-26 टाइम पे चल रहा था मार्केट, वो शायद 20 टाइम पे आया है, बट लॉन्ग टर्म 10 साल का एवरेज देखें तो 17-18 टाइम्स रहता है। तो मार्केट में अभी भी थोड़ा सा एक हायर देन एवरेज वैल्यूएशन रेंज चल रही है। तो हो सकता है कि ये जो एक्सपेक्टेशन रिवाइज डाउन हो, इसके साथ मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी और थोड़ी नरमाई बनी रहे। और ये कहूँगा कि पूरी तरह से जो है रिवीजन फैक्टर हुआ नहीं है अभी भी वैल्यूएशंस में। जी हाँ, तो विनीत, आपके हिसाब से मार्केट का टर्निंग पॉइंट क्या आएगा? एक टर्निंग पॉइंट क्या जियोपॉलिटिक्स पे जब हमें कुछ स्पष्टीकरण मिलेगा वो टर्निंग पॉइंट होगा? क्या फेड की जो मीटिंग है मार्च में वो टर्निंग पॉइंट होगा, या फिर इन्फ्लेशन में गिरावट? व्हाट विल बी द टर्निंग पॉइंट जहां हम कह सकते हैं मार्केट की वॉलिटिलिटी खत्म हो जाएगी?
टर्निंग पॉइंट तो एक्चुअली क्या है कि जो मेरे ऑब्जर्वेशंस में मार्केट के जो बिग टर्निंग पॉइंट्स हैं उनके रियल फैक्टर्स हम मॉनिटर करते रहते हैं, जो फैक्टर्स दिख रहे हैं, बट कई बार अनदेखे फैक्टर्स आके पूरे चेंज कर देते हैं। और हर बड़े टर्निंग पॉइंट्स में हुआ यही है कि कुछ फैक्टर्स जो मॉनिटरेबल हैं वो मॉनिटर किए जाते हैं, बट जो फैक्टर्स रियली चेंज करते हैं वो कुछ और ही होते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो लोग बाग आज के दिन में मॉनिटर करने वाले हैं वो है डिमांड मोमेंटम। आज के दिन में डिमांड इज समथिंग जो ग्रोथ लेके आती है, और ग्रोथ ऐसा फैक्टर है जो निवेशकों को एक्साइटमेंट देता है। ग्रोथ ऐसा फैक्टर है जो शेयर्स के दामों को भी सपोर्ट देता है। तो आई थिंक ग्रोथ इज समथिंग विच पीपल विल वांट टू वॉच आउट फॉर। और ग्रोथ आज लिंक्ड है, अगर जो समझता हूँ आज की कॉर्पोरेट अर्निंग्स को देखते हुए, ग्रोथ लिंक्ड है ओवरऑल कंजम्पशन पैटर्न। यदि देखें रूरल इकोनॉमी जो स्लो डाउन हुई है वहाँ पे, यदि आफ्टर द राबी क्रॉप अगर डिमांड मोमेंटम थोड़ी इंप्रूव होती है, वहां से ग्रोथ मोमेंटम आ सकती है। ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी जो हो रही है वहां से ग्रोथ आ सकती है। तीसरी बात यह है कि इन्फ्लेशन का कम होना बहुत ज़रूरी है अपने भारत इंडिया के लिए। एनर्जी प्राइसेस का कम होना ज़रूरी है, जिसके चलते जो मार्जिन में प्रेशर आया है वो कम होगा और अर्निंग्स में उसका मुनाफा में उसकी जो इम्पैक्ट है वो दिखाई देगा। तो आई थिंक ये 3-4 चीज़ें मॉनिटरेबल हैं। जो आज के दिन में सबसे ज़्यादा प्रेशर पॉइंट्स हैं, इनके धीरे धीरे रिवर्सल जब होंगे, जियोपॉलिटिकल टेंशन का डी एस्केलेशन जब होगा, तब मुझे लगता है वो ट्रेंड्स विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट। और गवर्नमेंट का जो एक रुख है ग्रोथ फोकस, वो एग्जीक्यूशन अगर हमको देखने को मिले तो उसमें मैं कहूँगा कि सोने पे सुहागा रहेगा। और सारी बातें फिर एक साथ आके उसको एक फंडामेंटली स्ट्रांग बना सकती हैं। विनीत, दो सवाल। एक तो एलआईसी का आईपीओ, कि एलआईसी के आईपीओ को लेकर के आपको क्या लगता है कि बड़ा इवेंट है, 60-70 हज़ार करोड़ का इशू है, आज नहीं तो कल इशू आएगा, तो आपको क्या लगता है मार्केट में जब ये इशू ख़त्म हो जाएगा, जो एक लिक्विडिटी इवेंट था वो हमारे दैट विल बी बिहाइंड अस, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो इस समय जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है वह भी कम हो जाएगी? आई थिंक ऑयल $100 के ऊपर मतलब मेरे हिसाब से तो नेगेटिव ही है इंडिया के लिए। आई थिंक 80 से 90-95 के बीच में आई थिंक वी आर ओके इन टर्म्स ऑफ द करंट मैक्रो इकोनॉमिक डायनेमिक्स राइट नाउ। और थोड़ा बहुत आई थिंक गवर्नमेंट को भी एक्साइज ड्यूटी एडजस्टमेंट्स भी करना पड़ सकते हैं $100 के ऊपर। तो आई थिंक $100 के ऊपर एनीवेज थोड़ी स्थिति में खिंचाव आ सकता है। जो हम ट्विन डेफिसिट की बात करते हैं वहाँ उसमें करंट अकाउंट में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। जो आज तक हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहे हैं। सिर्फ एक इसमें पॉजिटिव मैं कहूँगा कि अपने रिजर्व्स की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। $630 के ऊपर के जो अपने रिजर्व्स हैं वो अपनी मजबूती प्रदान करते हैं अपने देश को। तो आई थिंक 1-2 महीने अगर यदि रह भी जाए और उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाए तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। बट यदि उसके ऊपर चला जाए और 1-2 महीने से ज़्यादा 1-2 क्वार्टर रहे तो आई थिंक दिक्कत आ सकती है। अपने रिजर्व्स भी फिर इसमें नीचे आ सकते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल ऑयल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड की मॉनिटरेबल, ऐसा मैं कहूँगा। आई थिंक ये आपने सही कहा है। एलआईसी इशू के कारण हम कई बार जो ब्रोकरेज हाउसेस से बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा माहौल बन रहा है, तो आई थिंक ये ठीक है। एलआईसी इशू में काफ़ी सारा लिक्विडिटी लगने वाला है और इसकी शायद लोग बाग अपनी तैयारी कर रहे हैं और इसके चलते भी शायद मार्केट में थोड़ा सा इम्पैक्ट है। और तो विनीत, आखिरी सवाल, एक अच्छी खबर यह है कि इंडियन इन्वेस्टर्स आर नॉट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ इन इक्विटीज़। एसआईपी देखिए, आप देखिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास इस समय किस प्रकार का एसेट एलोकेशन चेंज हो रहा है। मगर आपको क्या लगता है कि इस जो रन रेट को, एसआईपी के रन रेट जो हम देख रहे हैं, डीआई बाइंग जो देख रहे हैं, इसमें भी कुछ रुकावट सी आ सकती हैं? विनीत, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज पहली बार 18 महीने में एक नए निवेशक को वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ रहा है।
मेरे जो 22-23 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है मार्केट में, शुरू के काल में ऐसा होता था कि थोड़ी भी खराब न्यूज़ आ जाए तो इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट दिखता था। बिकवाली में रिटेल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इमीडिएटली पैसा निकाल लेते थे। और जबकि उस वक्त ऐसा था कि बहुत एजुकेशन नहीं था, ग्रीड और फियर फैक्टर बहुत प्ले करते थे, रोल इमीडिएटली प्ले करते थे। बट धीरे धीरे मैंने ये देखा है कि इन्वेस्टर्स काफ़ी एजुकेट हो चुके हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स का भी हाथ रहा है, सोशल मीडिया का भी हाथ रहा है। यदि हम आज के इन्वेस्टर्स को देखें तो मैंने कई बार ऐसा उनका टेम्परामेंट देखा है कि जब गिरता है तो वो लोग या तो अपनी एसआईपी को टॉपअप करते हैं या और बढ़ाते हैं, और ये हमने एसआईपी के डेटा में भी देखा है। तो मेरा ऐसा भी मानना है कि आई थिंक इन्वेस्टर्स थोड़े मेच्योर हो चुके हैं भारत के। बहुत वोलेटिलिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कई सारे नए इन्वेस्टर्स आए हैं और उनका टेम्परामेंट चेक होगा, ज़रूर होगा। बट ये भी है कि ये जो इन्वेस्टर्स कई सारे आए हैं, हो सकता है कि अच्छा एजुकेशन लेके आए हों, इनके टेम्परामेंट सही हों, और ये यदि यदि ये लॉन्ग टर्म का अगर सोच रहे हैं तो शायद लिक्विडिटी में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो निवेशक वैसे भी इक्विटी एज अ प्रोपोर्शन इज स्टिल वेरी लो एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, और ये तो अभी बढ़ना है। फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की हम बात करेंगे तो इक्विटी इज अ गुड एसेट क्लास जहाँ पे लिक्विड है, विजिबिलिटी है, और ओवर अ लॉन्ग पीरियड अच्छी रिटर्न्स दे देती है। सो आई थिंक निवेशकों का पेशेंस, टेम्परामेंट टेस्ट तो है, बट मुझे लगता है कि बिहेवियर से ठीक रहना चाहिए निवेशकों का इस बार। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत सांबरे हमसे बात कर रहे थे आज, अपना आउटलुक शेयर करने के लिए, बाजार पर अपना व्यू शेयर करने के लिए, मैक्रो और माइक्रो फ्रंट पर बात करने के लिए।